बच्चों, आज का टॉपिक है विकास एवं वर्गीकरण। विकास यानी कि जैव विकास, जैव विकास और वर्गीकरण यानी कि हम लोग इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन के बीच में हम कड़ी जोड़ेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं विकास एवं वर्गीकरण। विकास एवं वर्गीकरण दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यानी जैव विकास का कहानी और वर्गीकरण का कहानी जो है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भरशील है या दोनों का कहानी का प्रतिफलन है। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है, यानी जीव का विकास, जैव विकास का इतिहास जैसे जैसे आगे बढ़ा है, हमारा वर्गीकरण का भी उसी तरह से क्रम चला है। हम कक्षा 9 का अगर याद करेंगे वर्गीकरण का पाठ, तो हम पाएंगे कि वर्गीकरण में हम देखते हैं जिस तरीके से एक के बाद एक ग्रुप आते हैं जीवों का, वो ठीक उसी तरीके से पृथ्वी में भी उसी क्रम से जैव विकास हुआ है और जीवों का विकास हुआ है। दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे, उनका संबंध भी उतना निकट का होगा। यानी अगर दो अलग अलग स्पीसीज जो हमारे आसपास में मौजूद है, उसके अभिलक्षणों को अगर हम तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि किसी के साथ समानता ज्यादा है, किसी के साथ समानता कम है। तो जिसके साथ अभिलक्षण का समानता ज्यादा होगा तो उनके साथ संबंध भी, यानी जैव विकास के इतिहास में उसके साथ संबंध भी उतना ही निकट का होगा। तो जितनी अधिक समानता उनमें होगी, उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। निकटता जितनी नजदीक की होगी, यानी कि पूर्वज भी उतने ही निकट के संबंध के होंगे। तो हम मानेंगे कि जैसे हम लोग अपने भाई बहनों के बीच में जितनी समानता होती है, हमारे चचेरे फुफेरे ममेरे के भाई बहन के बीच में भी समानता होती है, लेकिन उतनी नहीं होती है जितनी अपने भाई बहन के साथ होती है। तो ये बताता है समानता का आधार कि हम देख रहे हैं कि अपने भाई बहन यानी कि हमारा और उसका माता पिता जो है वो एक ही थे। और अगर हम अपने चचेरे और ममेरे भाई बहन का समानता या अभिलक्षण देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो थोड़ा मिल रहे हैं हमसे ज्यादा, लेकिन अपने भाई बहन से कम। यानी उसके माता पिता और मेरे माता पिता के माता पिता जो थे वो एक समय एक ही थे। तो इस हिसाब से समानता घटती जाती है तो निकटता भी घटती जाती है। जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। तो हमने जो वर्गीकरण किया था, वो वर्गीकरण हमने समानता के आधार पे किया था कि जिसके अभिलक्षण समान है उनको हमने एक वर्ग में रखा। ठीक उसी तरह से समानता के आधार पे हम ये भी तय कर रहे हैं कि जैव विकास में कौन कैसे विकास हुआ, कौन किसके ज्यादा निकट है। तो इस तरह से जैव विकास और वर्गीकरण एक दूसरे के ऊपर निर्भर। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं समजात अंग यानी कि होमोलोगस ऑर्गन। सभी पादों की आधारभूत संरचना एक समान है, यद्यपि विभिन्न कशेरुकों में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए इनमें रूपांतरण हुआ है, तथापि पाद की आधारभूत संरचना एक समान है। यहाँ हम देख रहे हैं चमगादड़ का पंख और सील जो समुद्र में पाए जाते हैं उसका पाद, और सिंह का पाद, और चिंपांजी का पाद, और मनुष्य का पाद, यानी कि जिसे हम आम कहते हैं। तो इस तरह से सबका जो संरचना है, यानी हड्डियों का संरचना जो है वो काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन जैसा जैसा व्यवहार होता गया उस हिसाब से उसमें परिवर्तन आते गया, थोड़ा थोड़ा बाहरी रूपों में। तो ऐसे अंगों को हम नाम देते हैं समजात अंग, क्योंकि ये जो समानता है, ये समानता हमको बता रही है कि इन सब के पूर्वज कभी न कभी, बहुत सारे समय के पहले, ये कभी न कभी एक ही जड़ से जुड़े हुए हैं और विकास के साथ अलग अलग तरीके से विकास होते हुए सब जो है एक अलग अलग तरीके से विकसित हुए। एक ऐसे समजात अभिलक्षण से भिन्न दिखाई देने वाली विभिन्न स्पीसीज के बीच
विकासीय संबंध की पहचान करने में सहायता मिली है। तो हमने ऐसे अंगों की संरचना को तुलना करके हमने जैव विकास और वर्गीकरण को दोनों में हमें सहायता मिला है। हमने जीवों के बीच में विकासीय संबंध को पाने में भी, समझने में भी हमको काफी सहूलियत हुई है। जैव विकास का कहानी पूरी तरह से समझने के लिए हमें जीवाश्म का भी सहारा लेना पड़ता है। क्या होता है ये जीवाश्म? कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। यानी कि कोई भी प्राणी का अवशेष, प्राणी का पैर का छाप, कुछ भी पत्तों का, ये अगर जमीन के नीचे या पत्थर के नीचे, पहाड़ों के नीचे दब के रह जाए, उसके ऊपर सालों साल, 100 साल, सैकड़ों साल तक उसके ऊपर और मिट्टी जमते जाए, तो उसके दबाव और गर्मी से ये धीरे धीरे एक पत्थर जैसा रूप ले लेता है और जिसे हम लोग जीवाश्म कहते हैं। अस्म का मतलब होता है पत्थर। तो जीव जो पत्थर का रूप ले चुका है उसे हम कह रहे हैं जीवाश्म। ऐसे जीवाश्म कितनी पुरानी है ये जानने के लिए हमें कुछ उपाय लगाने पड़ते हैं, जैसे कार्बन डेटिंग मेथड, जिसे हम रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का प्रेजेंस से हम पता करते हैं कि कैसे ये कितना पुराना जीवाश्म है। इस तरीके से हम पता करते हैं कि कौन से युग में कौन सा प्राणी पाया जाता था। अगर हम जैव विकास का कहानी को पूरा करना चाहते हैं तो कभी कभी हमें कुछ लुप्त कड़ियां इसी तरह से जीवाश्म के रूप में मिलता है, जो सदियों पुराने, करोड़ों साल पहले इस पृथ्वी में थी लेकिन आज नहीं है। और ये जो है, ये विकास का एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज के जाते समय ये बीज की कुछ कड़ियां रहती है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ देख रहे हैं उदाहरण, जैसे एक पेड़ का तना जो जीवाश्म बन चुका है, ठीक उसी तरह से एक अमोनाइट नाम का ये अकशेरुकी यानी कि इनवर्टिब्रेट प्राणी का जीवाश्म है यहाँ पे। ठीक उसी तरह से ट्राइलोबाइट ये भी अकशेरुकी है। फिर हम देख रहे हैं ये एक जीवाश्म है मछली का, इसे हम नाइटिया कह रहे हैं। ये एक है जीवाश्म डायनासोर का, कपाल का, जिसे हम राजासोरस कह रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जीवाश्म हैं जो हमें आज पूरी तरह से ये समझने में सहायता करती है कि हम कैसे धीरे 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 जैव विकास के प्रक्रम में आज के रूप में पहुंचे। अभी हम लोग देखेंगे जीवाश्म एक के बाद एक परत कैसे बनाते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक कहानी के माध्यम से या घटना के माध्यम से हम इसको समझते हैं। मान लेते हैं 10 करोड़ या 100 मिलियन साल पहले कुछ अकशेरुकी जीव जो है समुद्र की रेत के नीचे दब गए और वो धीरे धीरे उसके अवशेष जो है वो जीवाश्म में बदलते चले गए, यानी कि पत्थर जैसा रूप में बदलते चले गए। इसके बाद ठीक उसी जगह पे कुछ मिलियन साल बाद डायनासोर्स का जमाना आया और डायनासोर्स वहां पे विचरण करने लगे। उसमें से कुछ एक डायनासोर का अवशेष जो है वहां रहा और उसके ऊपर फिर से समय के साथ साथ मिलियन साल बीत गए और उसके ऊपर मिट्टी का परत जमते चला गया और उन सब के दबाव में वो डायनासोर का अवशेष भी जीवाश्म में बदल गए। इसके बाद ठीक उसी जगह पे हम देख रहे हैं कि घोड़े जैसे कुछ प्राणी जो है वो वहां पे उसके अवशेष रह गए जो वहां विचरण कर रहे थे और वो भी मिट्टी के नीचे जम गए या उसके ऊपर, उसके अवशेष के ऊपर मिट्टी जमते चले गए, पेड़ पौधा भी हो गए। और किसी समय भूमि क्षरण के चलते या उसके वहां जगह पे खनन कार्य के चलते हो, उस घोड़े जैसा प्राणी का जो जीवाश्म था वो सामने आता है, निकल के आता है और उसके चलते हम लोग जब वहां खनन कार्य करते हैं
तो हम पाते हैं कि वहां के जमीन में परत दर परत जितना हम नीचे जा रहे हैं, हमें हर युग का अवशेष वहां मिल रहा है। यानी कि अवशेष कितना पुराना है वो हम कार्बन डेटिंग मेथड से हम तय करते हैं, और हम पाते हैं कि एक एक परत जो है मिट्टी का और उसमें जो अवशेष जमा हुआ है वो एक एक समय का युग के अनुसार वहां अवशेष हमको मिलते जाता है। इस तरह से जीवाश्म एक के बाद एक परत बनाते हैं। विकास के चरण। विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ। इसको हम दो तरीके से देख रहे हैं, योग्यता का लाभ और गुणता का लाभ। योग्यता के लाभ में हम उदाहरण के तौर पे देख रहे हैं आंख का विकास। जटिल अंगों का विकास डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा संभव नहीं है, ये क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। यानी कि ये विकास जो है ये काफी समय से होता है और ये क्रमिक रूप में होता है, धीरे धीरे होता है। एक बार में ही डीएनए का इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं हो जाएगा कि आंख एक बार में ही विकास हो जाएगा या उसमें बदलाव आ जाएंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्लेनेरिया में अति सरल आंख होती है। जैसे ये एक प्लेनेरिया है, इसके आंख को हम लोग सरल आंख कहते हैं। कीटों में जो है जटिल आंख होती है और मानव में द्विनेत्री आंख होती है। इस तरह से हम देख रहे हैं आंखों का विकास कैसे हुआ इस जैविक विकास के माध्यम से। फिर हम देख रहे हैं गुणता के लाभ। इसमें हम देख रहे हैं पंखों का विकास। पंख पर ठंडे मौसम में उष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए। पंख यानी कि पर जो हम वो अपने ऊपर ठंड मौसम में अपने शरीर के अंदर गर्मी को बजाय रखने के लिए, गर्मी को रोक के रखने के लिए इसका विकास हुआ था, लेकिन आगे चल के इसे उड़ने के काम में भी इस्तेमाल होने लगे। जैसे कि डायनासोर के पंख थे पर पंखों से वो उड़ने में समर्थ नहीं थे। पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए अपनाया। जैसे कि हम इस तरह के जीवाश्म में देख रहे हैं, ड्रोमासोर परिवार का छोटा डायनासोर है। इसके जो जीवाश्म है इसमें हमको पर के छाप दिख रहे हैं और ये छाप भी जो है वो परिरक्षित हो गई, और यहाँ हम अग्रभाग पर से तो परों के छाप देख सकते हैं। इस तरह से हम पर का देख रहे हैं छाप, लेकिन ये लोग उड़ नहीं सकते थे, इसलिए हम लोग ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि परों के साथ उड़ने का संपर्क नहीं था या संबंध नहीं था। कृत्रिम चयन। बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्प में विकसित हो सकती है। 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उसने चयन द्वारा इससे विभिन्न सब्जियां विकसित की। इसे कृत्रिम चयन भी कहते हैं। हम लोग जैव विकास पढ़ते समय हम लोग डार्विन के सिद्धांत को देखे कि इसमें हम देखे प्राकृतिक चयन होता था, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं ये कृत्रिम चयन, यानी कि मनुष्य द्वारा कुछ कुछ चीजों को चयन किया गया और उसी का उगाने शुरू कर दिए वो लोग। इस तरह से ये विकसित हुई। जैसे हम यहाँ एक जंगली गोभी देख रहे हैं, ये जंगली गोभी जंगलों में होती थी, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं बहुत सारी विविधता आए और इस विविधता में हमें जो मनुष्य को जो अच्छा लगा उसका उन्होंने उगाना शुरू कर दिया या उसे अपने बगीचे में लगाना शुरू कर दिया। इस तरीके से वो विकसित हुआ। इसी से आया फूल गोभी, ब्रोकोली, कांट गोभी और गोभी, केल, ये सब कुछ जो है ये जंगली गोभी से ही विकसित हुआ। अब हम लोग देख रहे हैं आणविक जाति वृत्त। ये इस विचार पर निर्भर करता है कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है, और दूसरा दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होगी। तो इन दोनों जो है हमारा विकास में इनका काफी महत्व है। हम देख रहे हैं कि जनन के दौरान जो भी परिवर्तन आ रहा है वो अगर डीएनए में परिवर्तन जो है वो आधारभूत घटना है और उसी के चलते हमारे विविधता आ रहे हैं, उससे विकास आ रहे हैं, जैव विकास आ रहे हैं, नए नए स्पीसीज का जन्म हो रहा है। ठीक उसी तरह से जो जीव के बीच में
निकटता नहीं है, यानी कि दूरस्थ है। इसमें डीएनए में जो विभिन्नताएं हैं वो ज्यादा पाए जाएंगे। विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए। स्पीसीज के वंश वृक्ष की कड़ियां ढूंढने के इस प्रयास में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहली, इस प्रक्रम के प्रत्येक स्तर पर अनेक शाखाएं संभव है, अतः ऐसा नहीं है कि नई स्पीसीज के उद्भव के लिए पहली स्पीसीज विलुप्त हो जाए। जैव विकास के सिद्धांत का अर्थ कोई वास्तविक प्रगति नहीं है। विविधताओं की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक चयन द्वारा उसे स्वरूप देना मात्र ही विकास है। जैव विकास में प्रगति की यदि कोई प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है तो वो है समय के साथ साथ शारीरिक अविकल्प की जटिलता में वृद्धि। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि पूर्व अविकल्प अदक्ष है। अनेक अति प्राचीन एवं सरल अविकल्प आज भी अस्तित्व में है। वास्तव में सरलतम अविकल्प वाला एक समूह जीवाणु विषम पर्यावरण जैसे कि उष्ण झरने, गहरे समुद्र के गर्म स्रोत तथा अंटार्कटिका के बर्फ में भी पाए जाते हैं। यानी कि अगर वो प्रगति है तो आज के समय हम लोग जिन परिस्थितियों में टिक नहीं पाते हैं, ये प्राचीन अविकल्प जो है वो टिके हुए हैं। इसलिए प्रगति का मतलब और ज्यादा योग्य का परिभाषा यहाँ पे थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन: उत्खनन, समय निर्धारण, डीएनए अनुक्रम का निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन। इन सभी तरीकों के माध्यम से जब मानव विकास के बारे में अध्ययन किया गया तो पाया गया कि जो प्राचीनतम मानव है वो अफ्रीका मूल के थे, यानी अफ्रीका में उनके जीवाश्म पाए गए। बाद में इनके वंशज जो है वो फिलीपींस, इंडोनेशिया के द्वीपों, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में विचरण करने लगे या वहां वो चले गए। और ये इनके समूह जो है कभी आगे वो पीछे भी गए। समूह कई बार परस्पर विलग भी हो गए, कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़े, कुछ वापस जाकर परस्पर मिल गए। इस तरह से हम मानव विकास होते हुए देखें। यहाँ हम देख रहे हैं कैसे गोरिल्ला जातीय जंतु से मनुष्य जो है वो दो पैर में चलना शुरू किया। शुरू में वो झुक के चलते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा सीधा होके चलना शुरू किया। उन्होंने आग का इस्तेमाल शुरू किया। उनका जो शरीर का बनावट है वो धीरे धीरे दो पैर पे चलने के लायक परिवर्तित होते गए और उनका चाल जो है वो पूरी तरह से सीधी हो गई। उनका ब्रेन कैपेसिटी यानी कि दिमाग का साइज भी बढ़ते गया। इस तरह से मनुष्य जो है वो कैसे परिवर्तित होते गए। पहले उन्होंने आग का इस्तेमाल सीखा, फिर उन्होंने पत्थर से बने हुए औजार का इस्तेमाल सीखा जिससे वो शिकार करते थे या अपना सुरक्षा करते थे, और धीरे धीरे वो सभ्य मानव में परिवर्तित हो गए। आज आपने क्या सीखा? तो हम लोग देख रहे हैं कि विकासीय संबंधों को जीवों के वर्गीकरण में ढूंढा जा सकता है। हमने ये देखा। काल में पीछे जाकर समान पूर्वजों की खोज में हमें अंदाजा होता है कि समय के किस बिंदु पर अजैव पदार्थों ने जीवन की उत्पत्ति की। जैव विकास को समझने के लिए केवल वर्तमान स्पीसीज का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, वरन जीवाश्म अध्ययन भी आवश्यक है। अस्तित्व लाभ हेतु मध्यवर्ती चरणों द्वारा जटिल अंगों का विकास हुआ। जैव विकास के समय अंग अथवा आकृति नए प्रकारों के लिए अनुकूलित होते हैं। उदाहरण के लिए पर जो प्रारंभ में उष्णता प्रदान करने के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए अनुकूलित हो गए। विकास के निम्न अभिरूप से उच्चतर अभिरूप की प्रगति नहीं कहा जा सकता, वरन ये प्रतीत होता है कि विकास ने अधिक जटिल शारीरिक अभिकल्प उत्पन्न किए हैं, जबकि सरलतम शारीरिक अभिकल्प भली भांति अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। मानव के विकास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हम सभी एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं, जिसका उदय अफ्रीका में हुआ और चरणों में विश्व के विभिन्न भागों में फैला। अब है अभ्यास की बारी, यानी कि प्रश्न उत्तर की बारी।
पहला प्रश्न है, उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम दो स्पीशीज के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जब कोई विकासीय संबंध को जानने का प्रयास करता है तो सबसे पहले समान अभिलक्षणों की पहचान करता है। विभिन्न जीवों में ये अभिलक्षण समान होंगे यदि ये समान जनक से वंशानुगत हुए हैं। दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट का होता है। उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वज से हुआ होगा। इस तथ्य को निम्नलिखित उदाहरण से समझ सकते हैं। सगे भाई और बहन अतीत निकट संबंधी है क्योंकि उनके पहली पीढ़ी में उनके पूर्वज समान थे, अर्थात उनके माता पिता एक ही थे। किसी भी बच्चे का चचेरे भाई बहन भी उससे संबंधित है, परंतु उनके अपने भाई बहन से कम। इसका मुख्य कारण ये है कि उनके समान पूर्वज कई पीढ़ी पहले के हैं, न कि एक पीढ़ी पहले के। इस प्रकार स्पीशीज या जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब होता है। प्रश्न 2, क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? उत्तर यह है, नहीं, तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसके दीर्घित अंगुली के मध्य भाग की त्वचा के फैलने से बने हैं, लेकिन तितली के पंख उसके पूरी अग्रभाग के त्वचा के फैलाव का नतीजा है, जो परों से ढके रहती है। इस प्रकार दोनों के पंखों की संरचना एवं संगठकों में बहुत अंतर है। ये एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि ये एक जैसे ही काम करते हैं या उड़ान के लिए प्रयोग करते हैं, परंतु उनकी उत्पत्ति पूरी तरह से समान नहीं है, इसलिए ये इन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण। अगला प्रश्न है, जीवाश्म क्या है? ये जैव विकास प्रक्रम में विषय में क्या दर्शाते हैं? उत्तर ये है, सामान्यतः जीवों की मृत्यु के बाद उनके शरीर का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता। जीवों के इस प्रकार परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तथा उसके की शरीर का छाप सुरक्षित रह जाए, यदि किसी स्थान की खुदाई की जाए तो एक विशेष गहराई के बाद जीवाश्म मिलते हैं। पृथ्वी के सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्म की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। जैव विकास को जानने की दूसरी विधि है कार्बन डेटिंग, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले तत्वों के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्मों के समय निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है? विभिन्न जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों के एक समूह में रखने फिर उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती हैं, क्योंकि दो स्पीशीजों के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध उतना ही निकट का होगा। उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों में हुआ होगा। कुछ अभिलक्षण जीवों के मध्य आधारभूत विभिन्नताओं का निर्णय करते हैं, जैसे बाह्य आकृति तथा व्यवहार का विवरण, अर्थात विशेष स्वरूप अथवा विशेष प्रकार। इस प्रकार स्पीशीज जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के श्रृंखलाबद्ध परिवर्तनों के संबंध का प्रतिबिंब है। इसके बाद जो प्रश्न है वो है, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। समजात अंग सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जंतुओं के अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल संरचना में समानता होती है परंतु उनके कार्य में विभिन्नता होती है, उन्हें समजात अंग कहते हैं। जैसे पक्षी के पंख, मेढक के टांगे, मनुष्य के हाथ आदि में उत्पत्ति और आंतरिक संरचना समान है जबकि उनके कार्य में अंतर है। समरूप अंग क्या है? समरूप अंग है जीव जंतुओं में वो अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल संरचना में समानता न होते हुए भी उनके कार्य में समानता होती है, उन्हें समरूप अंग कहते हैं। जैसे पक्षी और चमगादड़ दोनों के ही पंख का प्रयोग उड़ने के लिए करते हैं परंतु उनकी उत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुई है। Thank you for watching the video.